हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 में मेलस का नियम यानी कि लॉ ऑफ मेलस के बारे में स्टडी करेंगे। वेब ऑप्टिक्स के 9 लेक्चर में मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने टूरमैलिन क्रिस्टल का एक्सपेरिमेंट देखा था। टूरमैलिन क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो आज उसी से रिलेटेड जो टूरमैलिन क्रिस्टल है मेलस लॉ से रिलेटेड ही है। तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे मेलस लॉ होता क्या है। ठीक है, तो जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल में मैंने देखा था, हमने बताया था कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट जब क्रिस्टल के इस एक्सिस को मैंने बोला था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो जब इस एक्सिस पे आपका इंसिडेंट होता है तो ट्रांसमिटेड रे पोलराइज होती है। ठीक है, तो ये जो होता है पहला क्रिस्टल जो होता है, दो क्रिस्टल को मैंने यूज किया था, तो पहला जो क्रिस्टल होता है वो पोलराइजर होता है और दूसरा जो होता है एनालाइजर होता है। ठीक है, और तो यहाँ जो मेलिस लॉ कहता है, तो मेलिस लॉ ये बोलता है कि यदि कोई भी यानी ध्रुवण के, ठीक है, ये जो पोलराइजर है इसके यदि पोलराइजर के जो पोलराइज लाइट होती है इस क्रिस्टल एनालाइजर पे पड़ती है, ठीक है, इस क्रिस्टल यानी एनालाइजर पे पड़ती या इंसिडेंट होती है, तो जो ट्रांसमिटेड रो होती है ये जो दोनों एक्सिस है यानी पोलराइजर और एनालाइजर का जो दोनों एक्सिस है, इसके जो एंगल बनता है उसके कोसाइन यानी कि कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, फिर से जान लीजिएगा, जो आपका पोलराइजेशन जो पोलराइज लाइट है यानी जो पोलराइजर से जो पोलराइज लाइट, ये आपका पोलराइज लाइट जब एनालाइजर पे पड़ती है, ठीक है, तो एनालाइजर पे जब पड़ती है यानी ट्रांसमिटेड रे जो आपका है, तो ये जो एक्सिस है इसका पोलराइजर का एक्सिस और ये जो एनालाइजर का एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो थीटा कोण बनता है उसके कोसाइन के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका मेलिस लॉ होता है। ठीक है, तो जैसे डिफिनीशन देख लीजिए, जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विशेषक यानी एनालाइजर पर आपतित होती है, यानी कि ये जो पूर्णतः आपका ध्रुवित प्रकाश है किसी एनालाइजर पे पड़ती है, ठीक है, ये एनालाइजर पे पड़ती होती है, आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तब जो निर्गत यानी कि ट्रांसमिटेड रे है, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई, ठीक है, विश्लेषक तल के यानी कि ये जो विश्लेषक यानी लाइजर तल और जो आपका ध्रुवण तल यानी पोलराइजर, ये इनके जो बीच जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच के उसके कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जब प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, किसी एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है, तो जो ट्रांसमिटेड रे होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वह पोलराइजर और एनालाइजर के बीच जो एंगल बनता है उसके कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो मेलिस लॉ ये कहता है। ठीक है, और आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं जो ये आपका क्या है पोलराइजर एक्सिस यानी ये वाला एक्सिस, यहाँ पे मान लेते हैं किसी टाइम आपका पोलराइजर एक्सिस ये है, ठीक, ये वाला आपका पोलराइजेशन एक्सिस है, ठीक, और एनालाइजर एक्सिस मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये एनालाइजर यानी कि ध्रुवण तल है आपका और ये आपका विश्लेषक तल है। ठीक है, यानी कि आपका पोलराइजर ये है और ये विश्लेषक है। ठीक है, और ये दोनों ये पोलराइजर का एक्सिस है और ये एनालाइजर। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, थीटा है। अब किसी समय इसका एम्पलीट्यूड मानते हैं ए है, ठीक है, आपका एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ पर हम वेक्टर ए को जनरली ए एम्पलीट्यूड आपका वेक्टर होता नहीं है, बट यहाँ लाइट वाले केस में हम इसको वेक्टर मान लेते हैं। अब इसका जो कंपोनेंट्स हैं हम देख लेते हैं। थीटा के अलॉन्ग आपका ये आपका ए कॉस थीटा और यहाँ पे जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है आपका ये ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट ये हो गया मान लीजिए ए साइन थीटा पोलराइजर और ये हो गया ए साइन कॉस थीटा
एनालाइजर की साइड, ठीक है। तो हमें ये जो लाइन है, ये लाइट जो है ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाए, इसको हमें नहीं, क्योंकि जो भी आपका प्लेन पोलराइज लाइट है एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है, तो सिंपली हम इसको ये वाला देखेंगे, ठीक है। तो ए कॉस थीटा, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका जो इंटेंसिटी है पोलराइजर का वो आई नॉट मान लेते हैं, ठीक है, आई नॉट मान लेते हैं, ठीक। आई अब देखते हैं, और हम जानते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे ए कॉस थीटा, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये पोलराइजर का जो इंटेंसिटी है हमने यानी तीव्रता आई नॉट माना है, तो यहाँ जो है आई नॉट आप जानते हो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आई नॉट इक्वल टू के ए स्क्वायर, यानी कि जो पोलराइजर का जो आपका इंटेंसिटी है आई नॉट इक्वल टू के स्क्वायर, यानी इस पोलराइजर का जो इंटेंसिटी आपका आई के ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे के ए स्क्वायर कॉस थीटा कांस्टेंट, के को हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ से, तो ये आपका के ए स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर आपका क्या है, आई नॉट, यानी कि आई नॉट आपका आई नॉट ए के स्क्वायर, यानी कि जो आई नॉट है आपका क्या है, आई नॉट आपका प्लेन पोलराइज लाइट इंटेंसिटी या प्लेन पोलराइज लाइट, यानी पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है। और आई जो है क्या है, ट्रांसमिटेड यानी निर्गत प्रकाश जो है, यानी कि जो ये आपका निर्गत, यानी यहाँ का जो इंटेंसिटी है आपका आई नॉट है पोलराइजर का, एनालाइजर का जो है आपका कितना है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आई, जो आई आपका क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। तो यही आपका लॉ ऑफ मेलिस। एक बार फिर देख लीजिए, मेलिस ले क्या होता है कि जब कोई प्लेन यानी कि कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट जब एनालाइजर, ठीक है, एनालाइजर पे इंसिडेंट होती है, जो ट्रांसमिटेड आपका रे होती, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड रे है इन जो पोलराइजर और जो एनालाइजर का एक्सिस के मध्य यानी कि बीच जो थीटा बनता है उसके कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसका प्रूफ आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें केस है, ठीक है, आप जान गए कि आई इक्वल टू क्या है, ये आपका मेलिस लॉ है, ठीक है। तो पहला जो है आपका, जब आपका एनालाइजर एक्सिस यानी विशेषक तल तथा ध्रुवण तल क्या हो एक दूसरे के समांतर, यानी तो उस कंडीशन आप कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला केस आपका, ये दोनों क्या है, क्रिस्टल, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जो आपका इंटेंसिटी यानी यहाँ की जो इंटेंसिटी है, मैंने बोला था जो यहाँ का इंटेंसिटी है, यहाँ की इंटेंसिटी दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ यानी कि आई नॉट, अगर यहाँ है आई नॉट तो यहाँ भी आपका कितना होगा, आई नॉट, यानी प्रकाश के यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम यानी अधिक तीव्रता की प्रकाश हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। कब, जब ये लाइट आपका दोनों पैरेलल यानी समांतर। तो इस कंडीशन में जो होगा आपका आई इक्वल टू आई नॉट, इसका मतलब क्या है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो पोलराइज लाइट की तीव्रता उसके बराबर होगी। यानी यहाँ जो लाइट आपका प्लेन पोलराइज जितना इंटेंसिटी का मिलेगा, यानी यानी कि मान लीजिए तीव्रता यहाँ पे 4 है तो 4 का यहाँ भी आपको मिलेगा, यानी कि दोनों समान का आपका पोलराइज लाइट ऑब्टेन होगा, यानी कि विश्लेषण से निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब कि जो विश्लेषक तल है और ध्रुवण तल है यदि समांतर में रखे हुए हैं तो प्रकाश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों में क्या होता है, बराबर आपका मिलता है प्रकाश, ठीक है, पोलराइज लाइट, ठीक है। अब केस नंबर सेकेंड में क्या है, जब ध्रुवण तल अक्ष मानी ध्रुवण तल या अक्ष विशेषक अक्ष के परस्पर क्या हो, लंबवत हो, यानी कहने का मतलब कि जो पोलराइजर है, ठीक है, और एनालाइजर है, इसको यदि हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है, रोटेट करने वाला कंडीशन मैंने बोला था, यदि रोटेट करके इसके परपेंडिकुलर कर देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री में, इसको ऐसे करके इसको हम 90 डिग्री पे ड्रा कर देते हैं, तो वहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा कितना, 90, और कॉस 90 आपका यहाँ से हो जाएगा 0, यानी कि आपका आई जो होगा 0। तो आई इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर पोलराइजर एनालाइजर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यदि क्या है, यदि ध्रुवण तल इसके क्या हो परपेंडिकुलर हो जाए तो आपका
परस्पर लंबवत हो जाए तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा इस साइड आपका ऑब्टेन नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे तीव्रता आपका नहीं होगा। जो पूरा तीव्रता यानी कि पूरा जो लाइट का रे है इस क्रिस्टल पे ही इंसिडेंट हो जाएगा, जिससे आपकी लाइट इधर पास नहीं होती है, जिससे आपका यहाँ पे आपकी तीव्रता जीरो हो जाती है, यहाँ पे लाइट नहीं आती। कब? जब ये दोनों एक दूसरे क्या हो, जब ध्रुव अक्ष आपका विश्लेषण तल के क्या हो, लंबवत हो एक दूसरे, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, यानी कि 90 डिग्री। इसको रोटेट करके यदि हम 90 डिग्री पे ले जाते हैं तो आपका जो ये आपका इंटेंसिटी है आपका जीरो होता है। ठीक है, तो यानी कि विश्लेषण से निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य होती है, यानी कि यहाँ से जब लाइट पास होगी तो यहाँ आपकी लाइट क्या होगी, पास नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो प्लेन पोलराइज लाइट कम्प्लीटली है, यदि 90 डिग्री पे एनालाइजर को रख देते हैं तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी वो आपकी जीरो प्राप्त होती है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, जब किसी ध्रुवण पर, केस नंबर 3 है, जब किसी ध्रुवक पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होती है तो ध्रुवण से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित की प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यदि अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, किसी आपकी पोलराइजर पे इंसिडेंट होती है अनपोलराइज, तो जो पोलराइज लाइट हमें ऑब्टेन होती है तो ये पहले वाली जो लाइट अनपोलराइज लाइट की कितनी होती है, आधी होती है। यानी कि जो यहाँ जो इंटेंसिटी आपकी आई है ये पोलराइज्ड होने के बाद आपका कितना हो जाता है, इसका आधा, यानी कि आई इजकल टू आई नॉट अपॉन 2। तो चाहे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आपका आई इजकल टू आपका आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे इसका, तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 2 पाई तक इनका इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हो। तो ये तो आपका क्या था, मेलस लॉ। ठीक है, तो आइए मैं फिर से बता देता हूँ मेलस लॉ क्या होती है, कि अगर कंप्लीटली, ठीक है, यदि कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, किसी एनालाइजर पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करते हैं तो जो ट्रांसमिटेड रे होती है, ठीक है, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी होती है, जो ट्रांसमिटेड रे की इंटेंसिटी यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है, ठीक है, ट्रांसमिटेड रे की जो इंटेंसिटी होती है वह पोलराइजर और एनालाइजर दोनों के इस एक्सिस के अलोंग बनने वाले थीटा यानी कि कोसाइन, थीटा के कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है। यही आपका क्या है, मेलस लॉ। ठीक है, तो आप आई होप कि आप मेलस लॉ समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए तो आइए देखते हैं। अब इसके बाद है आपका ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, अब ब्रूस्टर लॉ, तो ब्रूस्टर लॉ आपका क्या है कि समतल प्रकाश ध्रुवित, ठीक है, समतल प्रकाश ध्रुवित को क्या कहते हैं कि प्राप्त करने के लिए हम दो टाइप से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को ऑब्टेन करना, दूसरा आपका क्या है, अपवर्तन द्वारा। ठीक है, तो पहला है परावर्तन द्वारा समतल का ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, दूसरा अपवर्तन द्वारा। तो पहला जो परावर्तन द्वारा समतल प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को ऑब्टेन करना, इसको ही कहते हैं, या तो इसको कहते हैं परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करना, या इसको कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। ठीक है, क्या होता है ये, आइए देख लेते हैं। एक विशेष आपतन कोण आई पी, ठीक है, के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। ठीक है, तथा इसके जो कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं, यानी n इक्वल टू 10 IP। ठीक है, जहां IP आपका ध्रुवण कोण कहलाता है और n आपका माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो पहले जो ये ब्रूस्टर लॉ है, ठीक है, इससे मेलस नहीं बताया था। ठीक है, पहले इसको मेलस ने बताया था, बाद में मॉडिफाई करके ये ब्रूस्टर ने कुछ मॉडिफाई किया जिससे आपका ब्रूस्टर लॉ। लेकिन जो परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश होता है इसको आपका मेलस नहीं बताया था। तो मेलस ने क्या बोला था कि जब क्या कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट या इंसिडेंट लाइट, ठीक है, तो जब अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, किसी मीडियम में, यानी कि एक एयर है दूसरा ग्लास, यानी ये आपका एयर है इधर और ये ग्लास है, ग्लास सरफेस है, ठीक है, और ये एयर, जब इंसिडेंट लाइट यानी अनपोलराइज्ड लाइट,
ठीक है। अनपोलराइज यानी कि जितना आपका डॉटेड है उतना ही आपका एरो है, ठीक है। जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी ग्लास के सरफेस से इंसिडेंट होती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है तो कुछ रे जो होते हैं रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ रे आपका रिफ्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ जो होते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, यानी कि परावर्तन होता है, कुछ अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ये जो परावर्तन होता है यही आपका पोलराइज लाइट होता है, ठीक है। यानी कि जब किसी अनपोलराइज लाइट को ग्लास के सरफेस से इंसिडेंट करते हैं तो आपका जो रे है कुछ रिफ्लेक्टेड होता है, कुछ आपका रिफ्लेक्टेड होता है। तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट परावर्तन के दौरान, रिफ्लेक्टेड के दौरान प्लेन पोलराइज लाइट आपको ऑब्टेन होती है। तो ये जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, ये जो एंगल यानी इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इसको आई कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट है यानी कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये आपका इंसिडेंट एंगल यहाँ पे निर्भर करेगा कि ये कितनी आपका इसका जो प्लेन पोलराइज की मात्रा है कितना पोलराइज्ड हो रही है, ये इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि हाँ ये एंगल आपका कितने का और कितना यहाँ पे आपका पोलराइज लाइट ऑब्टेन हो रहा है। यानी कि ये इंसिडेंट आपका जो एंगल है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर से जान लीजिएगा, मेलस लेके आते हैं। when the unpolarized light incident in a glass, the some ray is reflected, some rays is आपका क्या है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इंसिडेंट एंगल जो है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये जितना आपका एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग एक प्लेन पोलराइज आपका लाइट ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये मेलस ने बताया था। फिर आपका ब्रूस्टर लॉ कहता है, ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि एक जब अनपोलराइज लाइट है और इसका ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको आईपी का, तो जो ये आईपी है, ठीक है, इसी को उन्होंने बोला ध्रुवण कोण या पोलराइजिंग एंगल, यानी कि पोलराइजेशन एंगल। यदि ये जो एंगल इतना यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक एंगल यदि इससे ज़्यादा हुआ तो ये जो पोलराइज आपका रिफ्लेक्टेड रे के बाद जो आपको मिलेगा जो रे आप वो अनपोलराइज लाइट होगा, यानी कि पोलराइज लाइट आपको ऑब्टेन नहीं होगा। यदि हमें रिफ्लेक्टेड के बाद पोलराइज लाइट चाहिए तो जो एंगल है आपका कितना होना चाहिए, IP इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो पोलराइजेशन लाइट है आपका इंसिडेंट एंगल पर निर्भर करता है। यानी कि मेलस ने बताया, यानी कि व्हेन द अनपोलराइज लाइट किसी ग्लास पे आपका यानी अध्रुवित प्रकाश किसी ग्लास के सरफेस पे पड़ती है तो ये पोलराइज्ड होती है, और जो इसका जो पोलराइज्ड होती है वो IP पर निर्भर करती है। यानी कि यदि आपका एंगल इसके बीच में है, इससे ज़्यादा है, तब तो यहाँ पोलराइज लाइट आपका नहीं मिलेगा। यदि ये IP अगर आपका एंगल IP के इक्वल है आपका, तो IP जो रिफ्लेक्टेड यानी कि ये कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट होगा, ठीक है। यदि इस एंगल के अकॉर्डिंग है तो आपका ये प्लेन पोलराइज्ड आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि जो आपका ये अनपोलराइज लाइट आ रहा है यदि ग्लास सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90, यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड परावर्तन और अपवर्तन के बीच का कोण आपका 90 डिग्री होगा। ये ब्रूस्टर ने बताया था। दो मेन ही आपका नियम है। पहला क्या था, जब किसी अनपोलराइज यानी अध्रुवित प्रकाश को किसी ग्लास सरफेस या मीडियम में इंसिडेंट करते हैं तो जो उसका क्या कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश कब होगा वो IP पर निर्भर करता है, यानी कि ये ध्रुवण कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। और दूसरा जो था आपका परावर्तन और आपका अपवर्तन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका ब्रूस्टर था। और इसका ये प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, और ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ से जब इंसिडेंट हो गए तो ये जो आपका पार्सली आपका पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है, ठीक है। जब ये ग्लास एंगल से ट्रांसमिट होती है तो ये आपका रिफ्लेक्ट यानी अपवर्तन होती है। अपवर्तन के बाद यहाँ पे पार्सली इंसिडेंट लाइट आपको प्राप्त होती है, यानी पार्सली पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे यानी कि मान लेते हैं M है और यहाँ पे N है, ठीक है, यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर लीनियर पेयर, ठीक है, यदि लीनियर पेयर एक्सियम का हम क्या करते हैं, ला लगाते हैं, यानी एक ही रेखे में बने को, एक ही रेखा में बना कोड, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम का हम ला लगाते हैं, तो ये आपका IP प्लस 90 प्लस R तीनों एक ही लाइन में बना है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग तो जो है IP 90 प्लस R, यानी IP प्लस 90 प्लस R इजकल टू कितना है 180, ठीक है 180। तो IP प्लस R 90 को इस साइड ले जाते हैं, तो R का वैल्यू निकल गया 90 माइनस IP। अब स्नेल लॉ क्या है आपका देख लीजिए, N इजकल टू साइन IP बटे साइन R। तो साइन R की जगह क्या होगा 90 माइनस IP, यानी कि जो आपका स्नेल लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आपका साइन IP बटे साइन R, ये जो R है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आपका यहाँ पे 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो ये साइन IP बटे साइन कॉस RP, तो हो गया आपका N इजकल टू 10। N आपका क्या है, अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ से यदि IP का वैल्यू निकालना चाहिए तो 10 इनवर्स आपका ये निकल जाएगा, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, परावर्तन द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, या इसी को कहते हैं ब्रूस्टर का लॉ। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है कि एक विशेष आपतन कोड, ठीक है, यानी कि ध्रुवण कोड यानी IP, ठीक है, ध्रुवण कोड IP के लिए जो परावर्तित होती है प्रकाश, वह समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। और तथा जो इसके कंपन के तल है वो लंबवत होता है, यानी जो कंपन के तल है वो क्या होता है, लंबवत, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ब्रूस्टर लॉ। अब पहला था परावर्तन द्वारा, दूसरा है अपवर्तन द्वारा। तो अपवर्तन द्वारा आइए देख लेते हैं क्या है। अभी हम जानते हैं जब किसी ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट को किसी आपका ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, तो कुछ आपका डिपेंड करता है किस पे, IP पे, ठीक है। ये आपका जो आपका यहाँ जो होगा, सॉरी ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो ये परपेंडिकुलर कर देंगे, इसके ड्रॉ कर देंगे। तो जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा वह ध्रुवण कोण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो शीशे की ग्लास है, ग्लास के पतले पतले ग्लास है जिसका मोटाई क्या है, सेम है, इन सबका जो ग्लास की थिकनेस है क्या है, सेम है, ग्लास की प्लेट है। तो यहाँ से जब अनपोलराइज्ड लाइट इस ग्लास प्लेट पे पड़ती है, तो जो कुछ रे होते हैं रिफ्लेक्टेड होते हैं और कुछ रे क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड, यानी कि कुछ रिफ्लेक्टेड होते हैं, कुछ रिफ्रैक्टेड, यानी कुछ परावर्तन होते हैं, कुछ अपवर्तन होते हैं। तो जो ट्रांसमिटेड रे है तो दूसरे ग्लास के सरफेस पे पड़ती है, तो यहाँ भी कुछ आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है कम्प्लीटली, और दूसरा फिर इंसिडेंट होती है तीसरे। तो इसी जैसे एक दो यानी बहुत सारे यदि हम प्लेट को एक साथ लगा दें, तो ये आपका जो लास्ट में आपको ऑब्टेन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग आपका क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही है, यानी कि ये आपका बहुत सारे जो कांच के प्लेट हैं जिसकी लंबाई क्या है, सेम है। अब अनपोलराइज्ड लाइट को पहले आपके ग्लास के सरफेस में इंसिडेंट कराते हैं, तो कुछ रे आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तन हो जाता है, और कुछ रे आपका अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तित यानी ट्रांसमिटेड रे दूसरे ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो वहाँ भी कुछ रे आपका क्या होता है, परावर्तन होता है, कुछ रिफ्लेक्टन होता है। तो यदि ग्लासों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो इसी तरह प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहें, तो हमें लास्ट में जो लाइट रे हमें प्राप्त होगी वो आपका क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली यानी कि लगभग हमें पोलराइज्ड लाइट हमें ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रूस्टर लॉ और मेयरस लॉ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को